तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, चार्ल्स लॉ। ओके, तो देखो बच्चों, चार्ल्स लॉ जो है ये गैस के टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। समझ गए ना कि कोई भी गैस है तो उसके टेम्परेचर और उसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। इसी रिलेशन को किससे दिया जाता है, चार्ल्स लॉ में। अब देखो, इस लॉ में क्या बोला गया कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझे कि किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, समझ गए ना कि किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, तो जो भी वॉल्यूम गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है उस वॉल्यूम का 1/273.15 टाइम्स बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। यही लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज। इंक्रीज कब होगा, जब आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री में वॉल्यूम है उसका 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाएगा, और अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इतना ही वॉल्यूम जो 0 डिग्री पर वॉल्यूम था उसका डिक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना। और उस समय गैस का प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो यही है चार्ल्स लॉ। सीधा सा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो कितना बढ़ेगा, जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहा होगा उसका 1/273.15, और 1 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर डाउन कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री पे रहा होगा उसका ये कितना डिक्रीज हो जाएगा, 1/273.15। यही है चार्ल्स लॉ। अब देखो ऐसे समझें कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है वी नॉट। समझ गए ना कि हम ये माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस का वॉल्यूम था वो कितना है, वी नॉट। हम इसको एक डायग्राम से समझें कि ये गैस का वॉल्यूम है इनिशियल, कितना है, वी नॉट। उस समय इसका टेम्परेचर है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में 0। फिर आपने इसका 1 डिग्री मान लो टेम्परेचर राइज किया, बढ़ाया, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो 0 डिग्री पर जितना वॉल्यूम रहा होगा उसका कितना बढ़ जाएगा, 1/273.15। हम यहाँ 15 भी ले लें तो और अच्छा रहेगा, इस तरह से ये है, ठीक है। मीन्स आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम सपोज इतना हो गया। अब ये जो बढ़ा वॉल्यूम, ये कह रहा है कि ये जितना भी वॉल्यूम रहा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, कितना रहा होगा V0, तो उसका ये बढ़ गया 1/273.15 टाइम। और बढ़ा दोगे, मान लो और बढ़ा दिया आपने टेम्परेचर, तो अब यहां पर मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ा ये था जितना भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वॉल्यूम था, तो आपने T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 से 1 डिग्री बढ़ा दिया तो इतना बढ़ गया। और बढ़ा दें, 2 डिग्री बढ़ा दें, 3 डिग्री बढ़ा दें, तो इस तरह से अगर हम 2 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम का इतना बढ़ जाएगा 2/273.15, और ऐसे अगर बढ़ाते जाएं तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होगा गैस का वो हो जाएगा V नॉट इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, 1 डिग्री बढ़ाया तो वॉल्यूम जितना 0 डिग्री पे था उसका कितना बढ़ गया, वो V इंटू, मतलब ये जो इतना बढ़ा है इसकी वैल्यू लिखी है मैंने ये, ठीक है। और इस तरह से T डिग्री तक बढ़ाते जाओगे तो ये इस तरह हो जाएगा V नॉट इंटू T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15। तो अब हम ये कहें कि जो टोटल वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा वो कितना होगा, तो लगातार बढ़ता जाएगा। तो देखो इनिशियली कितना था, V नॉट था, प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ गया,
तो VT हम ये लें टोटल वॉल्यूम एट टी डिग्री, VT को मान लें तो ये हो जाएगा V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273। यहाँ पर मैंने 273.15 को इतना ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं और अगर आपको 15 भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखते चलो। ये हो जाएगा ये है 15, ठीक है। तो यहाँ पर और आ जाए इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ पर भी ले लें हम, ये है 0.15 प्लस, ठीक है, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15। ओके, मतलब टोटल वॉल्यूम जो टी डिग्री पे होगा कितना इनिशियल था, मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो वी नॉट था वो ये था और इतना इंक्रीमेंट हुआ कितना टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इंटू 1/273 जो इतना बढ़ गया वॉल्यूम, तो ये टोटल वॉल्यूम जो है इतना, इसको हम अगर VT लें तो VT जो V0 है ये तो रहेगा ही, मतलब V नॉट जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस जितना वॉल्यूम बढ़ गया वो और ऐड कर दें और आगे बढ़ जाए हम, तो VT इक्वल टू V नॉट को क्या जो है कॉमन ले लें, तो इस तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ये इस तरह का एक रिलेशन आपके पास आ गया। ये है टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 273.15 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है कितना 273.15 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो ठीक है ये है केल्विन टेम्परेचर। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273.15 ऐड कर दें तो ये टी के हो गया, केल्विन में टेम्परेचर हो गया, और 273.15 जो है ये है 0 डिग्री का टेम्परेचर जो कि केल्विन में है। बात क्लियर है? तो इस तरह से VT इक्वल टू V नॉट टी केल्विन अपॉन टी नॉट केल्विन, और VT अपॉन V0 इक्वल टू टी के अपॉन टी, ठीक है, ये हो जाएगा क्या कि VT अपॉन V नॉट इक्वल टू टी के अपॉन टी नॉट के। तो देख रहे हैं आप कि ये जो रेशियो है कांस्टेंट बना रहेगा, मीन्स हम अगर इसको ऐसे लिख दें और आगे बढ़ के कि ये हो जाएगा VT अपॉन टी के इक्वल टू V नॉट अपॉन टी नॉट के, ये क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि V अपॉन टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, केल्विन में ले लें, और इनका रेशियो और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये रेशियो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो V अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T, thus द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को केल्विन में ले लें तो आप देख रहे हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। यही है कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएं वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं ये डिक्रीज होता जाएगा, और इस तरह से V अपॉन टी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। यही है चार्ल्स लॉ। तो समझ गए ना कि टोटल वॉल्यूम V नॉट ये है 0 डिग्री पर V नॉट था, 1 डिग्री बढ़ाया तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया, 2 डिग्री और T डिग्री बढ़ाया तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो गया। तो T डिग्री पर टोटल वॉल्यूम V नॉट प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम। इनको इस तरह से आगे मैथमेटिकल सॉल्व करते जाएं तो हमारे पास आ रहा है कि V अपॉन टी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और इसी को बोला गया चार्ल्स लॉ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो ग्राफ लें कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब V इक्वल टू के टी, तो ये इक्वेशन हो गया Y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है, Y इक्वल टू एम एक्स। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली लें तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ले लें और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में, तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। फिर अगर हम एक ग्राफ लें किसके बीच में, कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में लेके, ये तो केल्विन में था, तो आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है इसमें जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पर, ये जो है आप देख रहे हैं ये क्या है, एक इंटरसेप्ट, क्योंकि आप देखोगे कि VT ये था हमारे पास इक्वेशन, V नॉट, ठीक है, और 1 प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, ये हमारे पास फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना, इस तरह से।
तो यहां पर और आगे बढ़े तो V नॉट प्लस V नॉट इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273 या V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273 इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड, और ये है VT। तो आप देख रहे हैं कि Y ये हो गया C प्लस M और ये क्या हो गया X। तो इस तरह का ये एक ग्राफ इसमें भी बन जाएगा। और इस ग्राफ का आप देख रहे हैं कि जो क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो तो है किसके इक्वल देख रहे हैं, V नॉट के, और जो इसका स्लोप आएगा ये थीटा जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, देखो आप, V नॉट अपॉन 273, ठीक है। और इस तरह से अगर हम टेम्परेचर लगातार डिक्रीज करते जाएं, जीरो में देख रहे हैं आप इंटरसेप्ट बन रहा है, अगर आप टेम्परेचर लगातार माइनस में जाएंगे तो -273 डिग्री पर जाके अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -273, VT क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे समझ सकते हैं कि ये है, ठीक है, VT। तो V और यहाँ है 1 प्लस और यहाँ -273 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, VT इक्वल टू V0 1 प्लस, ठीक है, 273 अपॉन 273, तो डबल हो जाएगा वहाँ पे वॉल्यूम इस तरह से। तो ये वाली कंडीशन बनेगी 1 प्लस, ठीक है, 273 अपॉन 273। तो यहाँ पर जो VT है वो 2V0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से इस ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से सीधा पता चल रहा है कि जो गैस है उसका वॉल्यूम केवल 0 केल्विन पर ही 0 हो सकता है। और इस तरह से 0 केल्विन से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 273 पार्ट्स के इक्वल है। इस तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है। और यही कारण है कि जो T केल्विन होता है वो होता है 273 प्लस 0 डिग्री या T डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना, T के इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। आपको किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है केल्विन में तो इससे बदल सकते हैं, समझ गए ना। तो ये एक ग्राफ है वॉल्यूम और डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर का। फिर अगर हम V अपॉन टी और T के बीच में लें तो V अपॉन टी हमेशा कांस्टेंट होगा T के रिस्पेक्ट में, इसलिए V अपॉन टी जो है आप देखेंगे केवल टेम्परेचर बढ़ेगा, V अपॉन टी तो बढ़ेगा नहीं। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो x एक्सिस के पैरेलल दिख रही है। और अगर हमें ये देखा जाए कि ये P1 में है और ये है P2 में, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं P1 बड़ा है या P2, तो आप यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि V2 ग्रेटर देन V1। तो जहां V2 ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो P1 ज्यादा होगा और P2 क्या होगा, कम होगा। तब इस तरह से दो लाइंस मिलेंगी, वो टेम्परेचर एक्सिस के पैरेलल ही होंगी, लेकिन जहां वॉल्यूम ज्यादा है वहां पर V अपॉन टी वैल्यू कम होगी सेम टेम्परेचर में, लेकिन जहां प्रेशर कम है वहां V अपॉन टी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां तक बात क्लियर है। एक तो यही ग्राफ है। इस तरह से ग्राफ बना दिया जाए T और V अपॉन टी के बीच में, फिर पूछा जाए P1, P2 और P3 में क्या रिलेशन है। तो देखो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो ये हो गया V1, तो ये हो गया V2, तो ये हो गया V3। और आप देख रहे हैं कि V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा V3। मैंने यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया ये। तो हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां पर प्रेशर कम वहां वॉल्यूम ज्यादा। तो P1 इसका मतलब सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सबसे छोटा है V1। तो V1 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 सबसे ज्यादा होगा और इस तरह से P3 सबसे कम होगा। तो इस तरह के भी ग्राफ आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम वर्सेस T एट डिफरेंट प्रेशर। अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ लें अलग अलग प्रेशर में P1, P2, P3, तो इस तरह से अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट करके और वॉल्यूम का ऑर्डर निकाल लें y एक्सिस से, तो आप देख रहे हैं कि V1 से बड़ा V2 और V2 से बड़ा V3। और अब ये जानते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। ओके, तो जहां वॉल्यूम कम वहां प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब P3 सबसे ज्यादा होगा, फिर P2 से कम और P1 सबसे कम। क्योंकि P1 सबसे कम है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, समझ गए ना। तो पहले आप वॉल्यूम का ऑर्डर निकाल लो और फिर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन लेके प्रेशर का ऑर्डर निकाल लो। इस तरह का ग्राफ आएगा,
ठीक है। और आगे आ सकते हैं, अगर हम v इक्वल टू जानते हैं, ये होता है v इक्वल टू के टी, तो log v इक्वल टू log k प्लस log t। तो ये इक्वेशन बन गया y इक्वल टू c प्लस एम एक्स। यहाँ m कुछ भी नहीं दिख रहा नंबर, तो हम 1 मान सकते हैं, तो यहाँ स्लोप 1 है, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 आएगी। तो इस तरह का इंटरसेप्ट से log k की वैल्यू और जो एंगल होगा वो 45 डिग्री पे मिलेगा, और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ log v और log t के बीच का आएगा। समझ गए ना? यहाँ पर ये केल्विन में टेम्परेचर है। फिर और आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि एट व्हाट टेम्परेचर, तो यहाँ तक बात समझ गए, तो ये ग्राफ अच्छे से समझें, यही ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इन ग्राफ्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से ग्राफ है, एक बार अच्छी तरह से देखें आप, इसको समझ में आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन कि व्हाट टेम्परेचर विल अ गिवन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइड 2000 लीटर इफ इट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 260 लीटर एट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो देखो V1 दे रखा है 200 लीटर, ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा उस समय। अगर टेम्परेचर 303 केल्विन था, तब वॉल्यूम मिल रहा था हमें 260 लीटर। बस, तो हम इस तरह से V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 से T1 निकाल लें, जो है 233 केल्विन। ओके, ऐसे ये है 450 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 20 डिग्री इज हीटेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दो टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 और T2, V1 वॉल्यूम भी दे रखा है, बस T2 आपको कैलकुलेट करना है। हमेशा ध्यान रखें टेम्परेचर को केल्विन में ही लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ, क्लियर है अच्छी तरह से। ओके, फिर आ जाते हैं गैल्यूसॉक लॉ। तो बिल्कुल सेम चार्ल्स लॉ जैसा ही है, बस ये है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है। वो किसका था? वॉल्यूम और टेम्परेचर। बिल्कुल सेम इसमें भी यही कहा गया है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, या इसका एक जो रिलेशन है जैसे कि चार्ल्स लॉ जैसा ही था, तो इसमें भी बिल्कुल वही रिलेशन आता है। देखो इस तरह का कि Pt इक्वल टू P01 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273, ये है। अगर T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 273 कर दोगे तो Pt 0 हो जाएगा। अगर T डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर दोगे तो Pt जो होगा वो 2P0 के इक्वल होगा। और इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटाने से प्रेशर घट रहा है। तो यही कह रहा है ये रिलेशन कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, P इक्वल टू KT, या P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर ग्राफ देखें P और T का, तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आ रहा है जैसा वॉल्यूम का है, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अलग अलग वॉल्यूम में अगर आपसे पूछ ले आइसो कोर्स, तो आप इसमें प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर का ऑर्डर निकाल लें। आप देख रहे हैं T1 T2 T3 का ये ऑर्डर है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जहां टेम्परेचर ज़्यादा वहां वॉल्यूम भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आप देख रहे हैं T3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम B3 है। तो इस तरह से V1 से बड़ा B2, B2 से B3। P अपॉन T और T का ग्राफ लें, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि V1 और B2 में अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर का ऑर्डर निकाल लें, तो P1 से बड़ा है P2, तो इसका मतलब है V1 लेस देन B2, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा। ओके, ऐसे इसमें क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर प्रोपेन गैस भर दी गई है 25 डिग्री पर, और उसका प्रेशर है 10 atm। अगर ये 45 डिग्री कर दें तो प्रेशर कितना होगा? तो बस इस तरह से प्रेशर निकाल लें। फिर आता है आवोगाद्रो लॉ, ये है वॉल्यूम और गैस की अमाउंट का रिलेशन जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट है। तो इसमें बोला गया कि प्रेशर डायरेक्टली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस। जितना ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा वॉल्यूम, मींस V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। इसमें एक मोलर वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस NTP एट NTP। तो वॉल्यूम ये हमेशा फिक्स होता है, Vm इक्वल टू 22.4 लीटर। हर एक गैस का NTP पर मोलर वॉल्यूम हमेशा इतना होगा। और डेंसिटी से रिलेशन ले लें गैस का, तो M1 अपॉन M2 इक्वल टू D1 अपॉन D2, ये मास और डेंसिटी का रिलेशन। और ये क्वेश्चन है
कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K फॉर 1 मोल ऑफ गैस विच ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो मोल एक है, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इसका रेशियो भी कितना आएगा 22.4 लीटर। इस तरह से अगर हमें अमाउंट दे रखी है तो हमें उसे मोल में चेंज करके और वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको 2 मोल गैस है, ठीक है, एट NTP, तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब 44.8 लीटर। इस तरह से टोटल वॉल्यूम। तो ये है कुल मिला के, ठीक है, गैल्यूशाक लॉ, अवोगाद्रो लॉ और चार्ल्स लॉ। अच्छे से पढ़ें, इनके ग्राफ्स अच्छी तरह से कर लें, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।